Good morning, class 8th. Students, we are on chapter number 6, Weavers, Iron Smelters and Factory Owners, and this chapter is related to our history portion. In the previous class, we have done one topic which is who were the weavers, and in this class, we will discuss the decline of Indian textiles. वीवर्स देख लिया, ब्रिटेन में इंडियन टेक्सटाइल की कितनी ज़्यादा डिमांड थी वो देख लिया। उस डिमांड से एक तरीके से परेशान होते हुए वहाँ के कॉटन टेक्सटाइल्स से जुड़े लोगों ने क्या किया वो भी देख लिया, उन्होंने बैन करवा दिया। उसके बाद जब बैन हो जाएगा हमारा जो टेक्सटाइल है वो, तो उसका असर क्या हुआ हमारे इंडियन टेक्सटाइल या वीवर्स पे, दैट वी विल डिस्कस। सो द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, किस तरीके से इतनी बढ़िया क्वालिटी की जो हमारी इंडियन टेक्सटाइल थी उसका डिक्लाइन या डिक्लिनेशन शुरू हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। जो ब्रिटेन में हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन, जो कि हमसे कंपटीशन करने के लिए एक तरीके से डेवलप हुई थी, अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स इन इंडिया। वहाँ की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, इससे कहाँ पर, ब्रिटेन में, उससे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स इन इंडिया इन सेवरल वेज, बहुत सारे तरीक़ों से। सबसे पहला बेसिक सा है, वहाँ के लोग एक तरीके से बहुत परेशान हो गए थे, उनका माल ही नहीं बिकता था, तो उन्होंने क्या किया, एक तरीके से प्रेशराइज करके हमारा माल ही वहाँ पर बैन करवा दिया। अब हम लोग सामान ही नहीं बेचेंगे तो हमारा जो इतना सारा प्रोडक्शन है वो जाएगा कहाँ, तो हमारा क्या हो रहा है, नुकसान हुए जा रहा है। फर्स्ट, अब सेवरल वेज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, दो जो वेज हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज इंडियन टेक्सटाइल नाउ हैड टू compete विद ब्रिटिश टेक्सटाइल इन यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट। हमारे जो टेक्सटाइल, वैसे तो कोई बात ही नहीं है कि हमारा जो कपड़ा है वो कितना क्वालिटी का है, कितनी बढ़िया क्वालिटी का है, बट फिर भी जब वहाँ पर वो चीज़ मतलब कॉटन टेक्सटाइल उग रही है, डेवलप हो रही है, तो एक जगह में अगर डेवलप हो चुकी है, उस डेवलप्ड वाले एरिया में हमारा जो माल है, हमारा जो सामान है, उसको बेचना एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई थी, बिकॉज वहाँ पर का सामान लोग ले रहे हैं, हम बाहर, हमें पहले तो बैन कर दिया, ठीक है, अब हमें कम्पीट करना है, क्योंकि दुनिया भर से कम्पीट करना है, क्योंकि ब्रिटेन डेवलप हो चुका है, ठीक है। ब्रिटेन के मार्केट में और अमेरिका के मार्केट में हमें हमारे सामान के लिए ही कम्पीट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटेन ने अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कॉटन टेक्सटाइल मिल्स डेवलप हो चुकी हैं, एंड स्पिनिंग व्हील आ गए हैं, स्टीम इंजन्स वो लोग यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हो गया, उन्होंने टेक्नोलॉजी को भी कॉटन टेक्सटाइल के साथ जोड़ लिया था। सेकेंड पॉइंट है एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स टू इंग्लैंड ऑल्सो बिकम इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट। हम लोग हमारा सामान इंग्लैंड में भेजना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, बिकॉज ऑफ हाई ड्यूटी, हम पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाते थे। वर इम्पोज ऑन इंडियन टेक्सटाइल्स इम्पोर्टेड टू ब्रिटेन इनटू ब्रिटेन। अब यहाँ तो बात एक तरीके से जलने वाली हो गई है कि पहले तो आपने ही हमारा सामान ब्रिटेन में मंगवाया, हम इतने पॉपुलर हो गए कि वहाँ की क्वीन भी हमारा सामान यूज़ करती हैं, बट जब आपको कंपटीशन लगा कि ये लोग तो हमारा ही जो एक वर्ड है, हमारा ही धंधा यहाँ से ले जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, हमें यहाँ से बैन कर दिया। अब जब हम चाहते हैं कि हमारा सामान वहाँ जाए, तो हम पे हैवी ड्यूटीज़ लगा दी, हैवी टैक्सेस लगा दिए, ताकि हम परेशान हो जाएं, हम सामान न भेजें ब्रिटेन के अंदर, ठीक है। तो हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे ब्रिटेन में अपना सामान, बहुत मुश्किल था, कर सकते थे, बहुत मुश्किल था, इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट, बिकॉज दे हैव इम्पोज हाई ड्यूटीज़ ऑन इंडियन टेक्सटाइल्स। नाउ बाय द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग की बात हो रही है, इंग्लैंड मेड कॉटन टेक्सटाइल्स सक्सेसफुली आउस्टेड इंडियन गुड्स फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल मार्केट इन अफ्रीका, अमेरिका एंड यूरोप। अब इंग्लैंड के जो लोग थे, उन्होंने, उनकी कॉलोनीज़ थी अलग अलग एरियाज़ में, जैसे इंडिया भी उनकी एक कॉलोनी है, वहाँ वो कहाँ इंग्लैंड कहाँ इंडिया, तो क्या एक तरीके से हक जमा हुआ था इंग्लैंड ने हम पर।
अब इंग्लैंड के साथ साथ अफ्रीका के बहुत सारे अगर हम बोले देशों पे भी उसने अपना हक जमाया हुआ है, अमेरिका की बात कर लें, तो हमें एक तरीके से बेदखल कर दिया इंडियन गुड्स को, हमारे सामानों को। ब्रिटेन ने हमारे सामान में सबसे पहले आ रहा है कॉटन टेक्सटाइल को एक तरीके से बेदखल कर दिया है। कहाँ पर? उनके मार्केट में, ब्रिटेन वालों के मार्केट में, जहाँ पर उनका मार्केट है। जैसे अफ्रीका में हम हमारा सामान बहुत मुश्किल से बेच पा रहे हैं, निकाल बाहर फेंका है। अमेरिका में, यूरोप में हमारा सामान जा रहा है पर बहुत ज़्यादा हेवी ड्यूटीज़ के साथ, फिर कोई लेता नहीं है और हमारा एंड में नुकसान हो रहा है। Thousands of weavers in India were now thrown out of employment। अब जब बिक्री तो हो नहीं रही है और सामान बनवाया जा रहा है, और इस वजह से जो हमारे वीवर्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। लाखों करोड़ों में नौकरियां जो थी, मतलब उनकी जो रोज़गार था वो उनसे छिन गया था। बंगाल वीवर्स वर द वर्स्ट हिट। अब तांती वीवर्स याद है? तांती वीवर्स हम लोगों ने देखे थे पिछली क्लास में। तांती वीवर्स और रिलेटेड टू बंगाल। सो बंगाल के जो वीवर्स थे उनका काम यही कताई बुनाई का होता था। सबसे ज़्यादा जो भार है या मार है वो उन पर ही पड़ी अनएम्प्लॉयमेंट की। एंड English and European companies stopped buying Indian goods and their agents no longer gave out advantage to weavers to secure supplies। सबसे पहली बात, इंग्लैंड एंड यूरोप, मतलब वही वाला पार्ट है, यूरोपियन पार्ट है, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने इंडियन टेक्सटाइल को लेना ही बंद कर दिया। और हमारी सिक्योरिटी, मतलब इंडियन वीवर्स जो थे उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा कि अब इनका क्या होगा। हमने इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाया पर अब उन्हें कोई, पहली तो बात उनसे कोई मतलब ही नहीं था। एडवांटेज टू वीवर टू सिक्योर सप्लाईज, कोई मतलब उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा गया था इंडियन वीवर्स के बारे में। डिस्ट्रेस वीवर्स रोड पिटिशंस टू द गवर्नमेंट टू हेल्प देम। अब इन सभी चीज़ों से कि ब्रिटिशर्स ने हमारी टेक्सटाइल्स को बैन कर दिया है, अदर कंट्रीज़ में भी वो ले नहीं रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है, लाखों की एम्प्लॉयमेंट जा रही है, इससे परेशान होकर हमने गवर्नमेंट से हेल्प मांगी। अब ये तो याद रखें, गवर्नमेंट उस टाइम पे थी किसकी? ब्रिटेन की ही थी, ब्रिटिशर्स की ही थी। बट वर्स वॉज स्टिल टू कम, मतलब सबसे बुरा तो अभी भी होना बाकी था। बाय द 1830s, British cotton cloth flooded in Indian market. In fact, by 1880s, 2/3 of the Indian clothes worn by Indians were made of cloth produced in Britain। मतलब आप हमारा सामान तो ले नहीं रहे हो, ऊपर से अपनी सामान का बाढ़ हमारे यहाँ लेके आ रहे हो। बाढ़ इन द सेंस पानी की बाढ़ नहीं, कपड़ों की बाढ़ आ गई थी। हमारा सामान बाहर बिक नहीं रहा है और बाहर का सामान इंडिया में लाए जा रहे हैं, कॉटन्स लाए जा रहे हैं। ऐसी नौबत आ गई 1880s में कि पूरे इंडिया में 2/3 जो कपड़े थे इंडियंस पहनते थे ना, वो कहाँ से आते थे? वो बाहर से आ रहे हैं। मतलब हम बाहर के कपड़े पहन के, इंडियन वीवर्स के तो हालात बहुत ज़्यादा बुरे होते जा रहे थे। This affected not only the specialist weavers but also spinners। सभी लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, स्पिनर्स से लेकर वीवर्स तक। इंडियन जो क्लॉथ है उसकी वैल्यू तो कोई रही नहीं, ब्रिटिशर्स अपनी क्लॉथ्स बाहर से लेके आ रहे हैं, सस्ते सामान सस्ते दाम में बेच रहे हैं, और जो लोग हैं वो नहीं खरीदेंगे जो सस्ते में होगा। हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी थी, अब क्वालिटी अगर आप मांगेंगे तो थोड़े पैसे तो ऊपर होते ही हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस स्पिनर्स एंड वीवर्स सभी को नुकसान हुए जा रहा था। थाउजेंड्स ऑफ रूरल वुमेन हु मेड अ लिविंग ऑफ स्पिनिंग कॉटन थ्रेड वर रेंडर्ड जॉबलेस। हमने ये देख लिया था स्पिनर्स का काम कौन करती थी? वुमेन करती थी पिछली क्लास में। स्पिनिंग का काम वुमेन एंड वीविंग का काम मैन। अब जो गांव की महिलाएं थी अपने घरों में यही काम करती थी। अब हज़ारों लाखों करोड़ों में वो भी जॉबलेस हो गई, क्योंकि सामान हमारा बिक ही नहीं रहा है, बाहर से सामान की बाढ़ आ जा रही है और हमारे लोग बाहर के सामानों का यूज़ कर रहे हैं, घर के सामान की कोई यूज़ ही नहीं हो रही है। हैंडलूम वीविंग डिड नॉट कम्प्लीटली डाई इन इंडिया। This was because some type of cloths could not be supplied by machine। हैंडलूम मतलब हाथ से कताई बुनाई वाली यहाँ पे बात हो रही है। हैंडलूम वीविंग अभी भी उसकी जो अस्तित्व है वो था, क्योंकि हर चीज़ आप मशीन से यूज़ नहीं कर सकते, मशीन से बना नहीं सकते हो। हाउ कुड मशीन्स प्रोड्यूस साड़ीज विद इंट्रिकेट बॉर्डर्स और क्लॉथ विद ट्रेडिशनल वोवन पैटर्न। यहाँ बात आती है साड़ी कैसे बना लेगी मशीन्स? बॉर्डर्स पर अगर डिज़ाइंस चाहिए या फिर
अगर हम बात करें ट्रेडिशनल वोवन पैटर्न, वो तो मशीन बनाएगी नहीं, हमारे परंपरागत जो डिज़ाइंस हैं वो तो हाथों से ही बनते हैं। These had a wide demand not only amongst the rich। अब ये जो साड़ीज़ है ना, मतलब जो हमारे हैंड वोवन, हाथों से जो की गई कारीगरी है, उसकी डिमांड आज भी थी। और ये डिमांड सिर्फ न केवल अमीर लोगों में थी बल्कि अमंग्स द मिडिल क्लास के लोग भी अभी भी वही क्वालिटी पसंद करते थे, हैंड वोवेंस क्लॉथ्स की क्वालिटीज़ पसंद करते थे, ट्रेडिशनल वोवन पैटर्न्स पसंद करते थे। Nor did the textile manufacturers in Britain produce the very coarse cloth used by the poor people in India। अब यहाँ पर जो बाहर जो ब्रिटिशर्स के कपड़े आ रहे हैं वो हर कम्युनिटी के आ रहे हैं, पुअर के लिए भी आ रहे हैं, मिडिल क्लास, अपर क्लास, सभी के लिए आ रहे हैं। मतलब हर चीज़ पर अपना वो हक जमाने की ब्रिटिशर्स कोशिश कर रहे थे। You must have heard of Sholapur in West India and Madura in South India. These towns emerged as important new centers of weaving in the late 19th century. Later, during the national movement, Mahatma Gandhi urged people to boycott imported textiles and use hand spun and hand woven cloth. Khadi gradually became a symbol of nationalism. The charkha came to represent India and it was put at the center of tricolor flag of the Indian National Congress adopted in 1931। अब इस पॉइंट से हम लोग एक बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा एक पॉइंट देखेंगे इस पैराग्राफ से कि बाढ़ आते जा रही है, हर कम्युनिटी के लोग यूज़ कर रहे हैं, हमारी जो क्लॉथ्स हैं वो यूज़ में नहीं आ रहे हैं, हमारे इंडियन वीवर्स बेरोज़गार हो रहे हैं, जो वुमेन्स हैं वो बेरोज़गार हो रही है, वो जॉबलेस हो रही है। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जिसमें उन्होंने हमारी खादी को, जो चरखा है, गांधी जी को हम लोगों ने पिक्चर्स में देखा ही है चरखे में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसमें उन्होंने खादी को प्रमोट किया कि आप लोग इंडियन टेक्सटाइल्स को यूज़ में ले, न कि जो बाहर से विदेशों से जो क्लॉथ्स आ रहे उनको, उनकी होली जलाई गई और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो ब्रिटिशर्स या फिर अदर कंट्रीज़ के जो सामान थे उनको जलाया गया। मतलब हम स्वदेशी बनेंगे। आजकल भी स्वदेशी मतलब चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ में न लेने का, या अदर कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स को यूज़ में न लेने का चलन चला है। मेड इन इंडिया मतलब इंडियंस ने जो बनाया है उसी को हम यूज़ में लें। तो ये वाली चीज़ तो महात्मा गांधी ने कब की बोल रखी थी कि आप लोग इंडियंस की बनी चीज़ों को यूज़ में लें। तो एक होली जलाई गई थी, कपड़ों की होली या फिर अदर प्रोडक्ट्स की होली। सारे के सारे कपड़े इंडियंस मतलब जो बाहर से आए गए थे, पैंट हो गई उस टाइम पे, जैसे हम लोग क्या पहनते हैं, हम लोगों ने खादी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना शुरू किया था। तो जो भी सारी बाहर की चीज़ें थी उनको जला दिया गया था, होली जलाई गई थी एक तरीके से, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में कपड़े। यहाँ पर बात हो गई और उन्होंने खादी को नेशनलिज्म के तौर पर उसको एक सिंबल बनाया। खादी बहुत ज़्यादा प्रमोट होने लग गई थी। चरखा इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसको हमारे ट्राई कलर फ्लैग में भी यूज़ में लिया जाता है। इंडियन फ्लैग को जो अडॉप्ट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, ये क्या हो गया, 24 जो तीलियाँ हैं इस तरीके से चरखे को रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारी। ट्राई कलर्स पुट ऑन द सेंटर ऑफ ट्राई कलर फ्लैग इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो अडॉप्ट किया था 1931 में। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, किसने प्रमोट किया लोगों को इम्पोर्टेड टेक्सटाइल, मतलब जो बाहर से टेक्सटाइल आ रही है उसको एक तरीके से यूज़ में नहीं लेने के, बॉयकॉट करने के, महात्मा गांधी। नाउ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1931 में जो फ्लैग अडॉप्ट किया था उसके सेंटर में क्या एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, चरखा रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। नाउ व्हाट हैपेंड टू द वीवर्स एंड स्पिनर्स हु लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, मैनी वीवर्स बिकेम एग्रीकल्चरल लेबर। अब जिन्होंने जो वीवर्स थे मतलब एकदम पारंगत थे वीविंग में, उन्होंने वो तो एक तरीके से जॉबलेस हो गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने खेती करनी शुरू कर दी। Some migrated to the cities in search of work and yet others went out of the country to work in plantation in Africa and South America। मतलब उन्होंने अदर ऑक्यूपेशंस, वीविंग के अलावा उन्होंने अदर्स जॉब ढूंढना शुरू किया। कुछ खेती करने लग गए हैं, कुछ सिटीज़ में जाने लग गए अदर वर्क मतलब और काम ढूंढने के लिए। कुछ लोग देश से बाहर ही चले गए वहाँ काम करने के लिए, प्लांटेशंस अफ्रीका, ये चीज़ भी हम लोग चैप्टर नंबर 2 में देख चुके हैं। किस तरीके से बाहर से लोगों को बुलाया जाता था काम करवाने के लिए अफ्रीका की कॉलोनीज़ में, ब्रिटेन में।
Some of these handlooms weavers also found work in new cotton mills that were established in Bombay, now Mumbai, Ahmedabad, Sholapur, Nagpur and Kanpur. कुछ लोगों ने इस वीविंग जो परंपरा है उसको छोड़ा नहीं, उन्होंने क्या किया, कॉटन मिल्स में वो लग गए, जो कि यहाँ पर नाम दिए गए हैं बॉम्बे, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर एंड कानपुर, ये सभी उन चीज़ों में लग गए थे। सो नाउ बाय दिस टॉपिक हम लोगों ने देखा किस तरीके से इंडियन टेक्सटाइल का डिक्लाइन होता है, बाहर से जो चीज़ें आती हैं, मतलब बाढ़ आ गई थी एक तरीके से बाहर से कपड़ों की, हम लोग उसी को यूज़ में लेने लग गए, इंडियन टेक्सटाइल को यूज़ में नहीं ले रहे थे। इंडियन टेक्सटाइल अगर इम्पोर्ट हम कर भी रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम पे हैवी ड्यूटी लगाई जा रही है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे, एंड बाढ़ आने की वजह से हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी। महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया कि किस तरीके से हम लोग बैन कर दें, हम लोग यूज़ में न लें बाहर से आने वाली चीज़ों को, जैसे टेक्सटाइल को, इम्पोर्टेड टेक्सटाइल को हम लोग यूज़ में न लें। एंड चरखा सिंबल, नेशनल फ्लैग, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931, दैट वी हैव ऑल डिस्कस। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस कॉटन मिल्स कम अप. So that's it for today's class. Thank you.